छुट्टी के दिन साथियों सुबह सुबह एक लड़का एक अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ने के बाद उसे वहां पर एक खबर दिखाई देती है, जिस खबर को पढ़ने के बाद एकदम से वह प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। इसके बाद दर्शकों वह अपने पिता के पास पहुंचता है और अपने पिता को उस खबर के बारे में बता देता है। जैसे ही पिता उस खबर के बारे में सुनता है तो उसके बाद कहता है कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि ऊपर वाले के घर पर देर है अंधेर नहीं। कौन था वह लड़का दोस्तों, और कौन सी ऐसी खबर थी जिस खबर को सुनने के बाद में वह लड़का और उसका माता पिता इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे, और उसके पिता ने ये बात क्यों कहा था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आप सब लोग अंत तक अवश्य देखें। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक प्रदान अवश्य करना, ताकि जो मेरा हौसला है दोस्तों वो और भी ज़्यादा आपके लिए बढ़ता रहे, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं रोज़ आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँ। दर्शकों, मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्त एक डीआईजी साहब की मृत्यु होती है, जिनका नाम होता है अभिषेक दोस्तों, जो कि अच्छी खासी पोस्ट पर थे। और वे अभिषेक के घर में दो बड़े भाई हैं और वे गांव में अपने माता पिता के साथ में रहते हैं। और अब अभिषेक की शादी हो चुकी है, और शादी होने के बाद में अभिषेक की माता पिता की खुशी खुशी उसकी पत्नी को उसके साथ भेजवा दिया है और कहा है कि बच्चा, तुम जहाँ भी जाओगे अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना और दोनों अपना जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करो। अभिषेक अपनी बीबी के साथ जहाँ भी जाता था वहीं पर रहने लगता था और अपने कामों को बखूबी निभाता था। दोस्तों, जो डीआईजी साहब अभिषेक होते हैं उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा निराला था, और जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग होती थी वहाँ के सभी बड़े बड़े अधिकारी उनसे बड़ा ही प्रसन्न रहते थे, क्योंकि डीआईजी साहब बड़े ही मजाकी किस्म के व्यक्ति थे और सभी कामों को ईमानदारी से और मेहनत के साथ में करते थे। यानी कि दोस्तों, बुराई को भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया करते थे, और ऐसा ही करते करते उनका पोस्टिंग एक मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। अब वहाँ पर रह कर के वे दोस्तों अपना कारोबार संभालने लगते हैं और अच्छी तरह से वहाँ पर काम भी करते थे। और धीरे धीरे करके कुछ समय कट रहा था, और कुछ समय बाद अचानक से जो डीआईजी साहब होते हैं वो घूमने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि जो डीआईजी साहब हैं वो घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। डीएम बनने से पहले जब वो कोचिंग करते थे तो उस टाइम पर भी उनका यही सोचना था कि यदि हम एक बार घूम लेते हैं तो शरीर को एक अलग सी एनर्जी मिल जाती है और अच्छी तरह से हम अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। वही आदत उनकी अब तक की भी चलती आ रही थी, और यहाँ पर आकर के वह एक बार फिर से घूमने का प्लान रख लेते हैं। अब जब डीआईजी साहब अपने पत्नी से घूमने के लिए बताते हैं तो डीएम साहब की पत्नी काजल भी बड़ी खुश हो जाती हैं, क्योंकि वह भी अपने पत्नी के साथ घूमना चाहते थे और उनकी पत्नी भी अपने पति के साथ में घूमना चाहती थी दर्शकों। और घूमने के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। डीएम साहब यदि चाहते तो अपने उस बाइक से भी जाते थे, जिसके साथ उन्हें बॉडीगार्ड मिलता था और साथ में ड्राइवर भी मिलता है और सरकारी गाड़ी रहती है, लेकिन वो इन सभी चीज़ों से दूर रहते थे और परहेज करते थे। वह चाहते थे मैं कहीं पर जाऊं तो एक साधारण व्यक्ति की तरह जाऊं और कोई भी कैसी भी दिक्कत मुझको ना हो। उनके पास एक अपनी पर्सनल बाइक थी, तो पर्सनल बाइक से वो घूमने का प्लान बना लेते हैं और अपनी पत्नी को लेकर के एक शाम अपने घर से निकल जाते हैं। घूमते घूमते अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके थे और उनकी बाइक एक रोड पर चल रही थी। चलते चलते अचानक से डीएम साहब की बाइक अपनी बीवी से कहते हैं कि लगता है कोई हमारा पीछे में लगा है और पीछा कर रहा है, क्योंकि दर्शकों डीएम साहब को ये महसूस हो रहा था कि उनका कोई यहाँ पर पीछा कर रहा है और हो सकता है उनके साथ में कुछ भी गलत घटना घट जाए। अब जो डीआईजी साहब की पत्नी है उनसे साहब से कहती हैं कि साहब जी, अब तो आपको वैसे ही ऐसी बातें लगती हैं। अब ये रोड है, रोड पर कोई भी चल सकता है, आता है जाता है, हम किसी को रोक थोड़ी सकते। ऐसा कहकर दर्शकों डीआईजी साहब की पत्नी ने उन्हें चुप भी करा दिया था, लेकिन डीएम साहब बार बार इधर उधर देख करके चौंकना थे और उन्हें पूर्णतः विश्वास था कि यहाँ पर उनका कोई पीछा कर रहा है। इसके बाद डीआईजी साहब जाते हैं तो आगे का जो रास्ता था वो हाईवे से हट के एक सिंगल रोड जा रहा था। डीएम साहब अपनी गाड़ी को उस पर चलाने लगते हैं, लेकिन दोस्तों तभी वो लोग जिन पर डीएम साहब को शक था
कि ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, वो लोग उनके पीछे पीछे उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। डीएम साहब इस बात को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अपनी गाड़ी को बड़ी शांति से और आराम से चलाने लगते हैं। उस रास्ते पर लगभग 2 से 4 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अचानक से ग्रामीण एरिया आता है और वहाँ पर सड़क के दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे भी थे, झोड़ा झक्कड़ थे और देखने से बड़ा ही भयानक प्रतीत हो रहा था। अब डीआईजी साहब अपनी गाड़ी को लेकर के सीधे चलते जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ढेर सारे लोग चारों ओर से निकल आते हैं और डीआईजी साहब की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही डीआईजी साहब की गाड़ी को चारों तरफ से घेरा जाता था तो उसके बाद डीआईजी साहब मुस्कुराने हंसने लगते हैं। उनकी पत्नी जो साइड में बैठी थी वो देखती हैं कि डीआईजी साहब की तरफ और कहती हैं कि आप इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो वो कहते हैं दोस्तों कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई ना कोई हमारा पीछा कर रहा है, और ये लोग हमारा पीछा कर रहे थे और ये हमें लूटना चाह रहे थे। इस बात को सुनकर जानकर उनकी पत्नी थोड़ी सी घबरा जाती हैं, लेकिन डीआईजी साहब उनको सहारा देते हैं और कहते हैं कि चिंता ना करो, आखिर मैं हूं ना, कोई भी कैसी भी दिक्कत आपको नहीं होने दूंगा। अब जो बाहर लोग खड़े हुए थे दोस्तों, वो डीआईजी साहब की खिड़कियों को इधर उधर से बजा रहे थे और उनसे दरवाज़ा खोलने का आग्रह कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों डीआईजी साहब एक बार अपने फ़ोन निकालकर अपने फ़ोन को देखते हैं और देखने के बाद उस दरवाजे को खोल देते हैं। खोलते ही जैसे ही डीआईजी साहब बाहर आते हैं तो उन सभी लोगों में से एक व्यक्ति आता है और आकर डीआईजी साहब की तलाशी लेने लगता है, लेकिन डीआईजी साहब उसे रोकते हैं और कहते हैं कि भाई साहब क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद जो डीआईजी साहब को धमकाता है और कहता है कि यदि आप अपनी जान की सलामती चाह रहे हो तो चुपचाप यहीं पर खड़े रहो, यदि तुमने जरा सा भी हमें रोका टोका तो तुम्हारे साथ बहुत गलत भी हो जाएगा। इस बात को सुनकर डीआईजी साहब ने एक बार फिर से मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आप कौन हो और क्या करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए ये बताओ पहले मुझे। उसके बाद वो लोग डीआईजी साहब की तरफ घूर घूर कर देखते हैं और तभी उनकी नज़र डीआईजी साहब की पत्नी पर पहुंच जाती है। इसके बाद वो साहब डीआईजी साहब की पत्नी की तरफ बढ़ते हैं वे लोग, तो डीएम साहब फौरन से जाकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और इतनी ही देर में वहां पर 3-4 गाड़ियां पुलिस की भरकर आ जाती हैं और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। दर्शकों, अब जैसे ही वहां पर पुलिस पहुंचती है तो उन सभी लोगों में हड़कंप मच जाता है और वह इधर उधर भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पुलिस वाले भाग भाग कर उन सभी को पकड़ भी लेते हैं और अपने साथ बिठा लेते हैं। जैसे ही पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं तो डीएम सर को चेक करते हैं और चेक करने के बाद उन्हें तसल्ली मिलती है, क्योंकि डीआईजी साहब के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ था और डीएम साहब उन्हें मुस्कुराते हुए मिलते हैं। वो कहते हैं कि यारो तुम लोग थोड़ा ज़्यादा देर ना की, इतनी देर में तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट से एसपी साहब आ चुके थे और एसपी साहब भी आते ही उनसे कहते हैं कि साहब जी, आपको इस तरह से निकलना ही नहीं चाहिए था, आपको अपनी गाड़ी में निकलना चाहिए था ताकि ऐसे लोग आपसे कोसों दूर रह पाएँ। तो डीआईजी साहब कहते हैं कि वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मैं भी तो एक आम इंसान हूँ। डीएम बनने से पहले तो क्या मुझे आज़ाद घूमने का अधिकार नहीं है? यदि ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा था तो तुम लोगों को पहले से इस चीज़ पर कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन खैर छोड़ो सब बातों को, जो भी हुआ तुम ऐसा करो, आप अब इन्हें अंदर ले जाओ। अभी तो मैं कहीं घूमने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन कल सुबह इनसे आकर बात करूँगा। ऐसा कहकर डीआईजी साहब वहाँ से अपनी पत्नी के साथ में बैठते हैं और गाड़ी को लेकर के आगे की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही डीएम साहब गाड़ी में बैठकर गाड़ी को चलाने लगते हैं तो उनकी पत्नी काजल उनसे पूछने लग जाती हैं कि ये सब हुआ क्या था और आपने इन सबको कैसे पहचाना था, क्योंकि डीआईजी साहब को यह नहीं मालूम था कि इन्होंने पुलिस को बुलाया है और इनकी वजह से आज सभी लोग पकड़े गए हैं। उसके बाद डीएम साहब अपनी बीवी को बताते हैं कि जब मैंने तुमसे कहा था उससे पहले मैंने इमरजेंसी मैसेज भेज दिया था, क्योंकि मुझे आभास हो चुका था कि कुछ ना कुछ आज हमारे साथ गलत होने जा रहा है और ये लोग सच में ही मेरा पीछा कर रहे थे। आपने भले ही मुझसे मना कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बात थी कि कुछ ना कुछ आज तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। तो इसी वजह से मैंने इमरजेंसी मैसेज भेज दिया था यहाँ के आईएसपी को और यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों को। उनके पास लोकेशन और मैसेज दोनों चीज़ पहुँच चुकी थी और लोकेशन का पीछा करते हुए वो लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। और जब मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था तो उस टाइम पर मुझे मालूम था कि लगभग 1 से 2 मिनट में पूरी की पूरी फोर्स यहाँ पर आ जाएगी।
तो इसी वजह से मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था और मैं बाहर निकल गया था। इसके बाद डीआईजी साहब की पत्नी अपने पति पर गर्व महसूस करने लगती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि अच्छा हुआ मेरे इनसे शादी हो गई। इसके बाद वो लोग भी घूमने के लिए निकल जाते हैं और धीरे धीरे करके रात कट जाती है। रात कट चुकी थी और दूसरे दिन सुबह सुबह डीएम साहब अपनी पत्नी को घर छोड़कर सीधा उसी थाने पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने उन सभी को पकड़वाया था। वहां पर जाकर जो डीआईजी साहब होते हैं पुलिस वालों से कहते हैं कि इनसे अच्छी तरह से पूछताछ करो और इनके ग्रुप में कितने लोग रहते हैं उन सभी के बारे में जानकारी निकालो, यानी कि जितने भी लोग इस चीज़ में शामिल हैं उन सभी को पकड़ो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाओ, ताकि आगे से किसी के साथ भी ऐसा ना हो पाए, क्योंकि उन लोगों के पास हथियार भी थे और वो लोग डीएम के साथ कुछ भी गलत कर सकते थे। तो डीआईजी साहब को अंदेशा था कि ये लोग लूटपाट या करते हैं, लूटपाट करने के साथ साथ किसी के साथ गलत भी रेप करते हैं। जब वे डीएम साहब की पत्नी की तरफ बढ़ रहे थे तो डीएम साहब को बहुत सारी चीज़ों का आभास होता है और इसी वजह से वो उस मामले की तह तक जाना चाहते थे और सभी लोगों को गिरफ्तार करवाना चाहते थे। इसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं वो अपने तौर तरीके से पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों को उनके पूरे ग्रुप के बारे में मालूम पड़ जाता है और उनके काम करने का तरीका भी मालूम पड़ जाता है। दोस्तों उन लोगों ने कई लोगों को लूटपाट के चक्कर में दुनिया से विदा भी करवाया था, तो सभी लोगों को पकड़ करके जेल में डलवाया जाता है और उनके खिलाफ कोर्ट में उचित कार्रवाई करवाई जाती है। उन लोगों को सज़ा हो जाती है और सज़ा होने के बाद में जैसे ही ये केस मीडिया में पहुंचता है तो इस बात की सुर्खियां चारों तरफ फैल चुकी होती हैं। अब जैसे ही खबर अखबार में पहुंचती है तो उस अखबार को एक लड़का भी पढ़ लेता है जो कि अपने घर में अपने पिता के साथ रहता था और एक कंपनी में 10,000 रुपए की सैलरी लेता था। बस लड़का जैसे इस खबर को पढ़ता है तो एकदम से बड़ा ही प्रसन्न होने लगता है और जाकर के अपने पिता को इस खबर के बारे में बताता है। वह बताता है कि पिताजी वो लोग पकड़े चुके हैं। अब जैसे ही उसका पिता इस खबर को सुनता है तो वो भी बड़ा ही खुश होने लगता है और कहता है कि बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि ऊपर वाले के घर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं, बुरे के साथ में बुरा ही होता है और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण आज आपके समक्ष है। इस बात को सुनकर बेटा भी बड़ा ही खुश होने लगता है और कहता है कि हाँ बाबूजी आपने बिल्कुल सही कहा था। दरअसल साथियों यह लड़का जो लगभग 10,000 रुपये की सैलरी लेता है, एक दिन उसे सैलरी मिलती है और सैलरी मिलने के बाद में वो उसी रास्ते से दिन के समय में आ रहा था। उसने एक पुरानी बाइक ले रखी थी जिससे वो अप डाउन करता था कंपनी जाने के लिए, और उसी जगह पर जहाँ पर डीआईजी साहब को घेरा गया था वहीं पर आकर अचानक से उसकी बाइक बंद हो जाती है। अब जैसे ही उसकी बाइक बंद हो चुकी थी तो वह इधर उधर मदद के लिए देखने लगता है, तो वहीं से 4 लोग आ रहे थे और आने के बाद में इससे मदद के लिए पूछने लगते हैं। अब जैसे ही वो समक्ष से मदद का ऑफर करते हैं तो वह इनसे कह देता है कि मेरी बाइक खराब हो चुकी है, यदि यहाँ पर आसपास में कोई मैकेनिक हो तो आप मुझे बता दो या फिर मेरी बाइक को वहाँ तक पहुँचवाने का इंतजाम करवा दीजिए। अब जैसे ही वो लोग देखते हैं कि इस लड़के की बाइक खराब हो चुकी है तो वह एकदम से अपने पास से एक हथियार निकालते हैं और उस लड़के की तरफ तान देते हैं। अब जैसे ही उन्होंने हथियार ताना था दोस्तों तो लड़का एकदम से सहम सा जाता, डर सा जाता और मालूम नहीं पड़ता कि आखिर उसके साथ में हो क्या रहा है, क्योंकि इन लोगों से उसने मदद की उम्मीद की थी और ये लोग भी अब उसकी तरफ हथियार तान रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों वह लड़का कहता है कि भाई साहब क्या चाहिए आपको? तो वो कहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है उस पैसे को हमें दे दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद वो लड़का होता है ना, वो अपने महीने की सैलरी को उन लोगों को दे देता है और वहाँ से अपनी बाइक को पैदल पैदल खींच करके वहाँ से ले आता है। इसके बाद वह अपने घर पहुँचता है और घर आने के बाद में अपने माता पिता को इस पूरी घटनाक्रम को बता देता है। वह कहता है कि माता पिताजी मुझे पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए क्योंकि इस महीने की सैलरी उन लोगों ने रख ली है। इसके बाद उसका पिता कहता है दोस्तों कि बेटा पुलिस में कंप्लेंट करने के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि अक्सर सुना है कि पुलिस वाले ऐसे लोगों से मिले रहते हैं और कोई भी तुम्हारी इस बात पर गौर देने वाला नहीं होगा, तो खामा अपना समय बर्बाद करोगे। इससे अच्छा होगा कि तुम ऊपर वाले पर छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाला एक ऐसी शक्ति है जो कर्मों को तोल देता है, बुरे कर्म वालों को बुरा फल देता है और अच्छे कर्म वालों को अच्छा फल देता है।
तो तुम चिंता ना करो, जैसा इन लोगों ने तुम्हारे साथ किया है वैसा इनको भुगतना होगा और तुम आराम से अपना जीवन को व्यतीत करो। खामा तुम इन चक्करों में पड़कर क्या फ़ायदा, तुम्हें रोज़ के वहाँ से आना जाना है, तो तुम ऐसे चक्कर में ना ही पड़ो तो ही अच्छा होगा। यदि तुम कल को कंप्लेंट करोगे और इन लोगों को ये बात मालूम पड़ गई तो अगले दिन तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तुम मेरा इकलौते बच्चे हो और ना ही तेरा कोई भाई है, ताकि मैं अपना जीवन को उसके सहारे बिता पाऊँ। इसके बाद बच्चा भी पिता की भावना को समझता है और वह सोचता है कि कोई बात नहीं, पिताजी सही कह रहे हैं। यदि कुछ गलत हो गया तो उसके बाद मैं क्या करूँगा। इसी बात को सोचकर जानकर उसका बेटा रिपोर्ट नहीं लिख पाता और इसी तरह से वहीं पर काम करता है। लेकिन ये खबर उनको मिलती है कि वो सभी लुटेरों को पकड़ लिया गया है और उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करवाई गई है और उनको जेल में भी फंसवाया गया है, और वो भी एक डीआईजी साहब की वजह से। तो इस खबर को सुनकर जानकर दोनों बाप बेटे प्रसन्न होने लगते हैं और बड़े ही खुशी मनाने लगते हैं इस चीज़ की। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहाँ पर एक डीएम साहब अपनी पत्नी के साथ साथ पर्सनल गाड़ी से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में अचानक से एक लुटेरों के ग्रुप ने उनको घेर लिया था और घेरने के बाद में उनकी पत्नी के साथ में बदतमीजी करना चाह रहे थे। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस वाले सिचुएशन को संभाल लेते हैं। आप क्या क्या कहना चाहते हो डीआईजी साहब के बारे में, डीएम साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उनकी पत्नी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो आईएसपी साहब के बारे में? आपकी जो भी राय है दोस्त कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दर्शकों फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।